वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ए में है होल्डिंग द एटमोसफेयर ऑफ अर्थ, बी में है द रेन फॉलिंग ऑन अर्थ, सी में है फ्लो ऑफ द वाटर इन द रिवर एंड डी में है ऑल ऑफ द एबव। ओके, सो दिस इज बेसिकली आवर चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन। और यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो ग्रेविटी, तो क्या ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में कोई अंतर है, ये समझते हैं और उसके बाद ये समझते हैं कि ये ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन बेसिकली एक यूनिवर्सल फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या है? एक यूनिवर्सल फोर्स है जो कि इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं सब पे एक्ट करता है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशन इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। लेकिन किस चीज़ का फोर्स? यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी ध्यान रखना है। ओके, अब चलते हैं कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में कोई अंतर है? नो, बोथ आर द सेम थिंग। ग्रेविटेशन बोलो या ग्रेविटी बोलो, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमोसफेयर ऑफ अर्थ। यस, जो हमारा ग्रेविटी होता है वो जो हमारे जितने भी एटमोसफेयर, जो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर हैं लाइक वेरियस लेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, तो सभी को वो होल्ड करके रखता है, तभी हमारा लाइफ पॉसिबल है। बी में है द रेन फॉलिंग ऑफ अर्थ। यस, सोचो रेन कहाँ से आता है? क्या रेन स्पेस से आता है? नो, रेन जस्ट क्लाउड से आता है। ठीक है, और क्लाउड कहाँ पे है? क्लाउड इज ऑल्सो ऑन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ में ही आता है। ओके, तो जो रेन है वो नीचे क्यों फॉल कर रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ओके, सी में है फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर। यस, रिवर में जो वाटर फ्लो करता है वो अर्थ के पैरेलल ही क्यों फ्लो करता है? अर्थ से उठ के क्यों नहीं फ्लो करता है? जस्ट द सेम रीजन, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी, ऑल ऑफ द एबव। जितने भी रीजन्स हैं ए बी सी, सारे ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ होते हैं। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज गिवन बाय। अब हमने अभी देखा कि ग्रेविटेशन क्या होता है? यूनिवर्सल फोर्स होता है, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लॉ भी रहेगा, तो उसी लॉ को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये लॉ किसने दिया था? सो ए में है आइंस्टीन, बी में है गैलीलियो, सी में है न्यूटन, डी में है हाइजेनबर्ग। सो आवर आंसर इज सी, न्यूटन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ओके, तो इसको हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। यस, तो 3 में क्या, यहाँ पे एक नया वर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी मैंने क्या बताया? ग्रेविटेशन क्या है? यूनिवर्सल फोर्स है, तो उसी यूनिवर्सल फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, राइट? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हमें ये समझना है। तो पहले ये समझते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसी दो मैटर पे एक्ट करता है। ठीक है, तो दो मैटर अगर होंगे तो पहले का भी कुछ ना कुछ मास होगा दैट इज़ m1, और दूसरे का भी कुछ ना कुछ मास होगा दैट इज़ m2। और ये r क्या है? आप r यहाँ पे देख रहे हो, एक तो आप f देख रहे हो। सपोज वी आर टेकिंग द ऑप्शन ए, तो ए में क्या है? f इज इक्वल टू, f मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वहाँ पे एक g देख रहे हो, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। उसके बाद है m1, m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 इज द मास ऑफ सेकेंड बॉडी। और वो जो आर स्क्वायर देख रहे हो, आर मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन m1 और m2 के बीच में कितनी दूरी है, वो आर होगा। ओके, तो अब हमें बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए हो जाएगा, वेयर एफ इज ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 इज मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 इज मास ऑफ सेकेंड बॉडी, एंड आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ। जो दो बॉडी है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है? आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जी आता है, तो ये जी क्या होता है? तो देखो जी कैसे आता है, बेसिकली जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो m1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका फोर्स भी होगा। ठीक है, तो m1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, m2 से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट
जो उसके बीच का डिस्टेंस है आर स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के यहाँ पे जी को पुट करते हैं। जी अब क्या है, तो जी इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है। तो एफ को जी से कंफ्यूज नहीं करना है। एफ इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड जी इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो लोग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट नहीं पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं एक पिछले क्वेश्चन में आता हूँ, लुक एट ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है, जी इज इक्वल टू मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू, जब आप रीअरेंज करोगे यू विल गेट एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। जब आप पहले वाले फॉर्मूले को एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर को रीअरेंज करोगे, मतलब जी को राइट साइड में ही रहने दोगे, m1 m2 और आर स्क्वायर को LHS में भेज दोगे, तब वो सी जैसा दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी, जी बराबर एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। तो अब हम इससे इजीली फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एफ आर स्क्वायर, एफ मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन दिख रहा है हर एक ऑप्शन में। उसके बाद क्या था, उसके बाद था आर स्क्वायर, एफ के बाद आर स्क्वायर, आर इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अभी भी हमारे पास ए बी और डी ऑप्शन है। उसके बाद क्या था, अपॉन m1 m2, m1 का यूनिट क्या होगा, मास का kg, और m1 m2 दो है मतलब kg स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, n न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो आप इसको याद मत करो, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा यू कैन ईजिली डिराइव द यूनिट्स, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। हाँ अब देखो, अभी मैंने बताया था ना कि जो डिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ़ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, मेरे पास दो बॉडी है m1 m2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जो अगर उसके बीच का डिस्टेंस x था, अब मैं उसको डबल कर दे रहा हूँ मतलब 2x। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम, तो अगर मैं दो बॉडी के बीच की दूरी को दोगुना कर दे रहा हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दे आर आस्किंग दिस, ठीक है। तो ए में है वो भी डबल हो जाएगा, बी में है 4 टाइम्स हो जाएगा, सी में है हाफ हो जाएगा, और डी में है 1/4 हो जाएगा, ओके। तो देखो हमारा जो डिस्टेंस था वो कहाँ पे होता था, रिमेंबर द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस था वो डिनोमिनेटर में था, मतलब नीचे था डिवीजन में, और वो भी आर स्क्वायर में था, ठीक है। तो अब आर को मैंने क्या कर दिया है, 2r कर दिया है, तो 2r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर, मतलब 4 गुना हो गया। लेकिन क्या हम 4 टाइम्स लिखेंगे, नो, क्योंकि जो 4 गुना हुआ है आर स्क्वायर वो डिवीजन में था, वो डिनोमिनेटर में था। तो 4 गुना तो हुआ है लेकिन 1/4 गुना हुआ है, मतलब 1/4 हुआ है। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1/4। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी दो बॉडी के बीच की दूरी को डबल कर दिया जाए तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 हो जाएगा, ओके। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। हाँ देखो यहाँ पे अभी जो हमने देखा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, उसका एक वैल्यू निकाला गया है, ठीक है। और वो वैल्यू क्या होता है उसको आपको बस याद रखना है। सो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज, आंसर होगा सी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो आपको बस याद रखना है कि जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा, बट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन है, द फेनोमेना ऑफ लो टाइड
एंड हाई टाइड इज कॉज्ड बाय। जो लो टाइड होता है और हाई टाइड होता है वो किसके कारण होता है? ए में है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, बी में है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ स्टार्स, सी में है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड डी में है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। सोचो आप लोग क्या होगा? लो टाइड एंड हाई टाइड। आई थिंक दिस इज इजी क्वेश्चन, राइट? तो इसका आंसर होगा डी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, जब आप किसी सी शोर के किनारे जाओगे, किसी समुद्र के किनारे, लाइक टेक द एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट इंडिया इन हावड़ा, जहाँ पे गंगा रिवर जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो वहाँ अगर आप, एक प्लेस है दैट इज़ कॉल्ड गंगा सागर, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो दिन में जो होता है वो पानी समुद्र का बहुत दूर चला जाता है, ठीक है? और रात में क्या होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून वो पानी शोर के नज़दीक आ जाता है। सो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून के कारण लो टाइड मतलब समुद्र का दूर जाना शोर से, और हाई टाइड समुद्र का पास आना, ये हो रहा है, ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन से। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, ओके। गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। तो ये जो ग्रेविटेशन का जो लॉ है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो किसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखाता है? किसके बीच? द अर्थ एंड पॉइंट मास ओनली, केवल अर्थ और एक पॉइंट मास के बीच में। द अर्थ एंड द सन ओनली, केवल अर्थ और सन के बीच में। एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, कोई भी दो बॉडीज दुनिया में जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो। और डी में है एनी टू चार्ज बॉडीज ओनली, ठीक है? तो ए तो होगा नहीं, क्योंकि अर्थ और पॉइंट मास के अलावा तो बहुत सारी चीज़ होती हैं, ठीक है? बी में अर्थ एंड सन, नो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कोई भी दुनिया का कोई भी दो पार्टिकल, दो मैटर, ठीक है? तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके किसके बीच में बताता है? एनी टू बॉडीज जिसके पास कुछ ना कुछ मास। दैट्स इट। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज इंटरेस्टिंग वन। इसमें है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है? एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने अभी देखा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि हर एक ऑब्जेक्ट इस दुनिया में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? मतलब एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ऐसा है देन वाई डोंट टू ऑब्जेक्ट इन अ हाउस? मान लो आपके घर में दो चीज़ रखा हुआ है, एक टीवी है, एक फ्रिज है, ठीक है? तो वो भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है? तो वहाँ भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होना चाहिए? कि वो टीवी और फ्रिज आके एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही बोलता है कि इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी दो चीज़ जिसके पास थोड़ा सा मास हो तो चिपक जाना चाहिए टीवी और फ्रिज को। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तब तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गलत हो गया, आइंस्टीन गलत हो गए, सॉरी न्यूटन गलत हो गए। इज दैट सो? नो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं। तो ए में है बिकॉज दे लाइज ऑन द अर्थ, तो अर्थ पे लाई करेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी स्मॉल, ओके। सी में ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी लार्ज, और डी में है बिकॉज देर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, तो जो फ्रिज और टीवी एक दूसरे को क्यों नहीं चिपक रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे भी है, क्योंकि दे आर ऑब्जेक्ट्स, दे आर पार्टिकल्स हैविंग सम मास। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना वीक है, इतना कमज़ोर है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है? इसीलिए ऐसा बोला भी गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अभी तक का सबसे ज़्यादा नोन वीक फोर्स है, उससे वीक फोर्स कोई है ही नहीं, ठीक है? ओके, नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको देना है। देखते हैं हु विल गिव मी द करेक्ट आंसर, ठीक है? कमेंट करके बताओ। विच विल रीच ग्राउंड फर्स्ट? पहले ग्राउंड कौन पहुंचेगा? अ क्वाइन और अ पीस ऑफ पेपर? मेरे पास एक क्वाइन है, सिक्का, और एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर है। मैंने उसको कुछ हाइट से ड्रॉप किया है, तो कौन सा पहले ज़मीन पे पहुंचेगा?
बट नॉट इन नॉर्मल कंडीशन। ये वैक्यूम में हो रहा है, ये जो मैं एक्ट कर रहा हूँ, कॉइन और पेपर को गिरा रहा हूँ, ये वैक्यूम में कर रहा हूँ, ठीक है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैसा कंडीशन जहाँ पे एयर ना हो, जहाँ से मैंने एयर को निकाल दिया हो, दैट इज़ वैक्यूम। तो अगर मैं वैक्यूम में कॉइन और पीस ऑफ पेपर को एक साथ ड्रॉप करूँगा तो कौन पहले नीचे आएगा? ए में है कॉइन आएगा, बी में है पीस ऑफ पेपर आएगा, सी में है बोथ रीच एट सेम टाइम, और डी में है नन विल रीच द ग्राउंड। तो पहले आप लोग एयर में एक बार करके देखो कौन पहले आता है। आई थिंक आपको आंसर पता ही होगा। और उसके बाद वैक्यूम में कौन आएगा ये सोचो और कमेंट करो। ठीक है एवरीवन, ओके। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय, टेक।